हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 4 में जो न्यू सिलेबस है उसमें रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में मॉड्यूल ई जो कि लास्ट मॉड्यूल है वो करेंगे। इसका ये चैप्टर 3 है, इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर है चैप्टर 4 और ये आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा इस पेपर का। तो जो यूनिट 3 इसका नाम है मॉर्गेज एडवाइस। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक और रेगुलेटरी क्या क्या चीज़ें हैं मॉर्गेज एडवाइस को लेके। तो एज ऑफ नाउ इंडिया में कोई भी मॉर्गेज एडवाइस को लेकर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। जो भी प्रोफेशन है उसमें किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई एथिक्स का कोड नहीं है, कुछ भी रेगुलेशन अभी इंडिया में नहीं है। जो भी व्यक्ति चाहे वो इस प्रोफेशन में एंटर कर सकता है या बिजनेस कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और समथिंग। हालांकि यूएस और यूके वगैरह में इस मॉर्गेज एडवाइस सर्विसेज जो हैं इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशंस हैं। तो कुछ उसके हमें रूल्स देख लेने चाहिए जो कि फर्दर कंट्री के लिए यूज़फुल होंगे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ इंडिया में नहीं है। Before moving further, I request you to please understand that this video is for educational purposes only. Please pause the video and go through the entire copyright disclaimer. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel. तो अब सबसे पहले बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट और एन्युटीज़ की। तो आपको पता होगा द रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 में क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी पैसा, कोई भी जो भी अमाउंट है, एक सर्टेन अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा। ये कैसे निकालते हैं, यदि उस नंबर को 72 से डिवाइड कर दिया जाए तो। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। डिवाइड द नंबर बाय परसेंटेज रेट यू आर पेइंग ऑन योर डेप्ट। आपने चाहे उधार ले रखा हो या कहीं आपने पैसा जमा कर रखा हो, अगर उसको आपको डबल देखना है तो उसका सिंपल तरीका है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से 72 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल। 72, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए अगर 5%, 72 डिवाइड बाय 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 72 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो मतलब 12 साल में पैसा डबल हो जाएगा अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इसका सिंपल सिस्टम है। एग्जाम्पल एक ये दिया है, 6% का 1000 रुपये है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 72 को 6 से डिवाइड कर दिया, 12 आ गया। इसका मतलब टोटल 12 साल में 1000 से 2000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको रिवर्स भी देख सकते हैं, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लिया तो आ गया 18। इसका मतलब 18 साल में जो 500 रुपये हैं वो 1000 रुपये हो जाएंगे, चाहे आपने लेंड की हो या चाहे आपने डेप्ट लिया हो, दोनों केसेस में। कैपिटल गेन्स क्या होता है, देखिए कोई भी प्रॉफिट या गेन जो कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से या बेचने से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन एसेट्स जो होते हैं बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं, स्टॉक्स वगैरह भी होते हैं, मूवेबल या इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ऐसे कोई भी असेट्स अगर बेचे जा रहे हैं या ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो इसका मतलब उससे जो उसमें जो गेन है उसे बोलेंगे कैपिटल गेन, और उसी पे जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। चाहे चेंज हो, चाहे सेल हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ एसेट हो। जो कौन कौन से असेट्स आते हैं कैपिटल असेट्स में ये देख लीजिए। स्टॉक आते हैं, मतलब ट्रेड्स आ गया, स्टोर्स, रॉ मटेरियल, पर्सनल इफेक्ट्स है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में जो होता है वो आता है, बट कंडीशन ये है कि वो जो लैंड है वो कहाँ कहाँ ना सिचुएटेड हो। एक तो म्यूनसिपलिटी जुरिसडिक्शन में ना हो, नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंदर ना हो, टाउन एरिया कमेटी में ना हो, कैंटोनमेंट बोर्ड में ना हो, और उसकी पॉपुलेशन जो है, जब पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000 से कम की पॉपुलेशन ना हो तो उसको उसमें नहीं काउंट करेंगे, ठीक। जो दूसरा इसमें कंडीशन दी गई है कब उसको जो लैंड है उसको कब एग्रीकल्चर लैंड नहीं काउंट करता है। दूसरा है रेंज, ये फॉलोइंग रेंज दी गई, एरियल लिमिट दिखाई गई कि म्यूनसिपलिटी या कैंटोन बोर्ड से कितना दूर, नॉट मोर देन 2 किलोमीटर्स और पॉपुलेशन 10,000, ठीक है, बट 10,000 से लेकर 1 लाख तक। दूसरी कंडीशन है नॉट मोर देन 6 किलोमीटर, पॉपुलेशन 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, और नॉट मोर देन 8 किलोमीटर, पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, ठीक है। ये उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं। इनकम टैक्स पर्पज से ट्रांसफ़र, कैपिटल एसेट के केस में ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो सेल या एक्सचेंज, कोई भी एसेट होता है उसका, या कोई भी राइट्स हैं इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट, उसका एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन किसी एसेट का हो तो, किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने पर, कोई रिडम्पशन है, जीरो कूपन बॉन्ड कोई मैच्योर होता है, रिडम्पशन होता है, बेचते हैं तो उस केस में, या ख़त्म होता है तो, किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर, कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में जिसमें कि उसके राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हो, ठीक है, जिससे कि आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकें। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसको डिस्पोज करने पर किसी भी एसेट को जो उससे आपने पैसा अर्न किया है वो जो अमाउंट है वो कैपिटल गेन में काउंट होता है। कैपिटल गेन बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से गेन होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से गेन होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सिंपल। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में बेसिकली वो कैपिटल एसेट्स आते हैं जिनको आप 36 महीने से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने पास रखते हैं, सिंपल, ठीक है। लेकिन जो असेट्स जैसे शेयर्स हो गए, इक्विटीज़ हो गए, उन केसेस में क्या होता है कि ऐसे स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं, मतलब मार्केट में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं
उनके केस में सिर्फ ये जो कंडीशन है ये 12 महीने ही होती है। इसको अगर आपने 12 महीने से ऊपर रख लिया तो ये कैपिटल एसेट्स में काउंट हो जाएंगे, 36 महीने इसमें नहीं देखा जाता है। और जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनमें ये कंडीशन होती है 24 महीने। तो नॉर्मल कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं 36 महीने तक आपके पास है तो वो कैपिटल एसेट्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में काउंट किया जाएगा। मतलब 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, 36 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन शेयर्स के केस में लिस्टेड शेयर्स जो हैं वो 12 महीने में ही काउंट कर लिए जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स 12 महीने से कम है। और जो अनलिस्टेड शेयर्स होंगे वो 24 महीने उसके लिए कंडीशन, ठीक है। जो पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब आप कितने दिन के लिए उसको खरीद के अपने पास रखते हैं। 2018-19 के बाद से जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका जो होल्डिंग पीरियड है उसको 24 महीने मान लिया गया बजाय 36 के। पहले 36 था, अब 24 महीने। अगर आपने 24 महीने प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड करी है देन दैट वुड बी कंसिडर एज लॉन्ग टर्म। 36 और 24 महीने से कम करिए दैट वुड बी कंसिडर एज शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जो होते हैं उनको खरीद फरोख्त या उसको ट्रांसफर करने में जो आप गेन करेंगे, जो पैसा आपको मिलेगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए अकाउंटेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसी का मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 36 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। असेट्स के केस में 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल। लिस्टेड में, अनलिस्टेड है तो 24 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 18-19 के एसेट 24 महीने से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास रखते हो तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? देखिए जब भी कैपिटल गेन की बात आएगी तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सबसे पहले चीज़ आ जाएगी उसमें। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है 2002 या 3 से शुरू किया गया था। इसका मेन पर्पस ये है कि एक प्रोसेस है जिसमें आपने सपोज करिए आपने सन 2002 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। आपने सपोज करिए उस समय प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए की ली, लेकिन अब 2024 में 22 साल बाद वो प्रॉपर्टी हो सकता है 1 करोड़ की हो गई हो। तो जो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 98 लाख आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक गवर्नमेंट ने एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बना रखा है जो कि बेसिकली सीएस का काम होता है। वो इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से हर साल का रेट उसमें रहता है। तो सपोज आपके 2002 में जो आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उस प्रॉपर्टी में, वो 2024 में इंडेक्सेशन करके उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। सपोज उस 2 लाख की वैल्यू आज की डेट में निकलती माना 50 लाख, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इंडेक्सेशन के बाद, क्योंकि इंडेक्सेशन की एक प्रॉपर टेबल होती है उससे मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। वो टेबल, वो आपने उस टेबल से मल्टीप्लाई किया और 2 लाख की अगर वैल्यू आज की डेट में सपोज 50 लाख निकल रही है प्रॉपर्टी की, बट आपने उस प्रॉपर्टी को सपोज करिए 1 करोड़ में बेचा है, तो जो आपका कैपिटल गेन है वो सिर्फ 50 लाख काउंट होगा, ना कि 98 लाख। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली जो हमारा बजट आया था उसमें इसमें चेंजेस भी कुछ किए गए विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि इस टाइम कैपिटल गेन को कम कर दिया है, लेकिन कम तब किया है जब इन्फ्लेशन को हटा दिया है। उन्होंने 2 कंडीशंस दी हैं जो बहुत आम लोगों को चीज़ नहीं पता, लेकिन आप उसमें बहुत डिटेल में बजट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में गवर्नमेंट ने क्या लॉ ले आए हैं कि जो कैपिटल गेन है उसको तो 20% घटा के 5% कर दिया, लेकिन इन्फ्लेशन इंडेक्स को हटा दिया। तो अगर आपको 20% या तो आप 20% पे करिए तो इन्फ्लेशन इंडेक्स का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको 5% पे करना है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली द कंज्यूमर इज एट लॉस अगेन। आप खुद सोच के देखिए 2 लाख की प्रॉपर्टी 20 साल बाद आप 1 करोड़ की अगर बेच रहे हो तो आपको 98 लाख पे या तो आप दे दीजिए 5% के हिसाब से, या 50 लाख पर आप दे दीजिए 20% का। मैं एग्जैक्ट रेट भूल गया हूँ, बट बेसिकली ये गवर्नमेंट ने खेल किया है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है इस इंडेक्स को। इसी के हिसाब से हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स पे जो गेन है उसको कैलकुलेट करते हैं। जो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है ये किन किन चीज़ों पर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ईयर ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी, इंप्रूवमेंट यानी रेनोवेशन कब कराया, किस डेट में आपने ट्रांसफर कराया किस ईयर में, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल की और इस साल की, मतलब जब आप बेच रहे हो उन दोनों के हिसाब से इसकी वैल्यू मेजर करी जाती है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Do like, share, subscribe the channel and let us know your feedback. Thank you so much for your valuable time.